नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में अब आप देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के अंदर की खबर। ऐसा अनदेखा सच बेपर्दा होगा जो आपको चौंका देगा। अब आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दंगे के पीछे कौन है और वो कैसे पकड़ में आएंगे, इसकी एक्सक्लूसिव पड़ताल करती इनसाइड स्टोरी आगे जरूर देखिएगा। क्या हिंसा की वजह सरकारी नाकामी है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, इसकी डिटेल एनालिसिस करती इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। राहुल गांधी की सूरत कोर्ट की पेशी के दौरान कांग्रेस को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आप जानेंगे। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से कैसे मुगलों का पत्ता साफ हो गया, इनसाइड स्टोरी में आगे जरूर देखिएगा। क्या अखिलेश दलित वोट पर डोरे डाल रहे हैं, यह पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दो मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग क्यों छिड़ गई, यह दिलचस्प इनसाइड स्टोरी आगे हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इनसाइड स्टोरी पश्चिम बंगाल और बिहार दंगे से जुड़ी हुई। दंगा भड़काया किसने, आग लगाई किसने, यह सारी तफ्तीश चल रही है। इस तफ्तीश का सबसे अहम जरिया है फॉरेंसिक जांच। तो आखिर हिंसा के मास्टरमाइंड किस तरीके से धरे जाएंगे, आप देखिए। एक्सक्लूसिव पड़ताल करती है रिपोर्ट। पथराव होते, आगजनी होती, बमबाजी होते, डंडों से वार करते, हिंसक भीड़ को एक दूसरे पर हमला करते तो सबने देखा। महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो या बिहार, हिंसा की ये तस्वीरें तो सबने देखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, आखिर शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब किसने किया, इन राज्यों में दंगे किसने भड़काए, इसका पता कैसे लगेगा। कैसे पता चलेगा कि दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, कैसे पता लगेगा कि दंगे किसने प्लांट करवाए। ये सारी की सारी गुत्थी सुलझाएगी दंगों की फॉरेंसिक जांच। जी हां, दंगों की फॉरेंसिक फाइल्स खुलने वाली है, जिनसे बेनकाब होंगे दंगे के मास्टर, जिनसे बेपर्दा होंगे दंगे के इंजीनियर। और इसमें सबसे अहम हथियार साबित होने वाला है मोबाइल फोन। आखिर मोबाइल फोन से कैसे पता चलेगा कि दंगों के पीछे कौन है। आखिर मोबाइल फोन ये गुत्थी कैसे सुलझाएगा कि दंगों का ऑपरेटर कौन है। आखिर मोबाइल फोन से कैसे पता चलेगा कि दंगाइयों को किसने उकसाया। इन सारे सवालों का जवाब आप जानेंगे इस पड़ताल में। इस पड़ताल का सबसे अहम जरिया है मोबाइल फोन और मोबाइल टावर। यहीं से मिल सकते हैं शहर दर शहर दंगे में झोंकने वालों के फॉरेंसिक सबूत। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां मोबाइल फोन से दंगे के ऑपरेटरों का सुराग लगा सकती हैं, उन्हें बेनकाब कर सकती हैं। लेकिन ये जांच होती कैसे है, इसमें गुनहगारों तक कैसे पहुंचा जाता है, इसे हमने एक्सपर्ट्स के जरिए समझने का प्रयास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डंप डेटा एनालिसिस। ये इस जांच का एक टेक्निकल टर्म है। इससे ये पता लगाया जाता है कि दंगा कहां पर हुआ, कितने बजे हुआ और उस समय कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे। इतना ही नहीं, इससे ये भी पता चलता है कि जहां पर दंगा हुआ था उस समय मोबाइल फोन यूजर्स की एक्चुअल स्थिति क्या थी। इस पड़ताल को कुछ यूं समझिए, डंप डेटा एनालिसिस में पता लगाया जाएगा हिंसा वाले इलाके में तब वहां रहने वाले कितने मोबाइल फोन काम कर रहे थे, हिंसाग्रस्त क्षेत्र से बाहर के किस किस नंबर पर कॉल हुई, हिंसा वाले इलाके में बाहर के किस किस नंबर से कॉल आई। दंगों में मोबाइल डेटा की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जब दंगा हो रहा होता है तब कोई भी व्यक्ति कोई और प्रकार की डिवाइस नहीं कैप्चर करता लेता, लेकिन सिर्फ मोबाइल लेता है। लिहाजा आपके मोबाइल से ये पता लग जाता है कि आपकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो आपका मोबाइल डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस तरह की ऑनलाइन डेटा दंगों में और फिजिकल डेटा दंगों में भी। लेकिन दंगे की फॉरेंसिक फाइल से सिर्फ इतना ही पता नहीं चलेगा, यह भी पता लगाया जा सकता है एक इलाके के दंगे का दूसरे इलाके के दंगे से कोई आपसी कनेक्शन है या नहीं। डंप डेटा एनालिसिस से जुड़ी ये दूसरी तरकीब है जो कि मास्टरमाइंड का पता लगाने में बेहद ही मददगार साबित हो सकती है। दंगे को कहां से प्लांट किया गया था ये पता लगाने की ये बेहद ही अहम फोरेंसिक तहकीकात है और इस तहकीकात में भी मोबाइल फोन की बेहद ही अहम भूमिका है। इससे ये पता लगाया जा सकता है बिहार के सासाराम में हुई हिंसा का बिहार के नालंदा में हुई हिंसा से क्या ताल्लुक है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए बवाल का क्या हुगली की हिंसा से भी कोई कनेक्शन है। डंप डेटा एनालिसिस से कॉमन मोबाइल फोन नंबरों की पहचान की जाएगी, ऐसे कॉमन फोन नंबर जिनसे हिंसा वाले सभी इलाकों में कॉल की गई या उन पर कॉल आई। अधिकांश के ये जो डेटा लोग होते हैं जो दंगे फैलाते हैं, प्लान करते हैं, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से बहुत ही लोकप्रिय टूल हो गया है। सिमिलरली आजकल बहुत सारे एनोनिमाइजर्स आ गए हैं ऑनलाइन जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश की जाती है कि आप उन सर्वर्स का इस्तेमाल करें जो भारत के बाहर स्थित है, ताकि उनकी जानकारी तुरंत भारतीय एजेंसीज को न मिल पाए। इसका मतलब ये हुआ कि दंगों की फॉरेंसिक फाइल्स की जांच उस हर दंगा ऑपरेटर का गिरेबान पकड़ेगी जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक पर्दे के पीछे रहकर यहाँ के शहरों को हिंसा में झोंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो फॉरेंसिक फाइल से दंगे के ऑपरेटर्स पकड़ में आ सकते हैं, तभी पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो सकता है। लेकिन क्या यह हिंसा सरकारी नाकामी की वजह से हुई? क्या इसमें राज्यों की एजेंसियों का फेल्योर है या इस हिंसा के पीछे कोई सियासी खेल है? रिपोर्ट जरूर देखिए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 24 में दंगाइयों को क्या उखाड़ फेंकेंगे, वो खुद ही उखड़ गए। अमित शाह जी के आने के पहले दंगा क्यों प्रायोजित हुआ? 24 की इनकी साजिश साफ है। बंगाल के रास्ते पर बिहार चल पड़ा। इनके आका नेता बिहार आ रहे थे, दौरा था ये करने के लिए कि हम लोग यहाँ मुस्तैदी से खड़े हैं, दंगा करा रहे हैं। और आप इन दंगों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्यों है? फिर तो राष्ट्रपति शासन लागू कर ही देना चाहिए। एक तरफ दंगे की आग, दूसरी तरफ बयानों की आग। बिहार में हुई हिंसा की तपिश हर जगह देखी जा रही है। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी ने इस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिहार की विधान परिषद के परिसर में भी बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दंगे की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दे रही है। लेकिन नालंदा में बिहार शरीफ के दंगे वाले इलाकों में जलाई गई दुकानों में आग आज भी भड़क उठी। हम उसी गगन दीवान इलाके में पहुंचे हैं, नालंदा के बिहार शरीफ के, जहां पर दंगा भड़का। देखिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड है। एक बार फिर से यहाँ पर आग लगी हुई है उसी इलाके में जहां पर दंगा भड़का था। क्या है ये? स्टेशनरी का दुकान है। दुकान है, आप ही का है? क्या नाम है आप? अनूप कुमार। कब लगा ये? अभी देख के आए तो फिर देखे लगा हुआ है, खोलने का भी गेट खोलने हुआ है तो देखे आग लगा हुआ है। तो पहले बिहार के सासाराम में और फिर नालंदा के बिहार शरीफ में बिहार में हिंसा की आग सुलग रही है। दंगे की ये क्रोनोलॉजी भी बहुत कुछ कह रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये हिंसा सुनियोजित है? कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल खेल तो नहीं? सत्ताधारी गठबंधन इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। ये प्रायोजित दंगा कराने का प्रयास किया, सरकार समय रहते उसको पर काबू पा लिए। और ये चूंकि इनके आका नेता आ रहे थे देश के, तो कोई भी आ रहे थे, इनके आका नेता बिहार आ रहे थे, दौरा था ये करने के लिए कि हम लोग यहाँ मुस्तैदी से खड़े हैं, दंगा करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो गया। यहाँ हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है। दंगा फैलाने की कोशिश की गई है जो सरकार की सख्ती से नहीं होने दिया गया। सस्ती लोकप्रियता की भाषा के अलावा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग तो नीतीश मॉडल पे चलते हैं। लेकिन इन दंगों को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
नवादा के हिसुआ में जो रैली की उसमें उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ हुंकार भरी। 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते। 24 में दंगाइयों को क्या उखाड़ फेंकेंगे, वो खुद ही उखड़ जाए। उन व्यवस्था जो देख रहे हैं ना, उसको देखें कि वहाँ जंगल राज है कि मंगल राज है। तो हिंसा में नवादा झुलस रहा है और उसकी आंच राजनीति में भी महसूस की जा रही है। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। और आप इन दंगों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्यों है? फिर तो राष्ट्रपति शासन लागू कर ही देना चाहिए ना। जो अपने घर को सुरक्षित जो व्यक्ति नहीं रख पाए, उनसे प्रदेश की सुरक्षा की हम लोग क्या उम्मीद रखें? ऐसा लग रहा है कि दंगे के बहाने एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, जिसमें आमने सामने हैं नीतीश और उनके गठबंधन की सरकार और बीजेपी। वैसे बिहार पॉलिटिकली भी इसीलिए अहम है क्योंकि यहाँ मंडल और कमंडल की सियासी लड़ाई का अतीत रहा है और साथ में मुस्लिम भी एक अहम फैक्टर है। बिहार की आबादी में 17% मुस्लिम है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 9 में मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा हैं। 2019 में जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस बार नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के लीडर हैं, जिनके सामने बीजेपी जैसा विपक्ष है। तो क्या इस हिंसा की तपिश 2024 के चुनाव तक महसूस की जाएगी? पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, दंगों की सियासत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है जान माल की हिफाजत करना। तो क्या नीतीश कुमार इसमें फेल नजर आ रहे हैं? समझते हैं इनसाइड स्टोरी हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार से। प्रकाश, अंदर खाने से क्या सूचना मिल रही है, क्या जानकारी दंगों को लेकर? देखिए, दंगे के बारे में जो साफ स्पष्ट बातें सरकार की तरफ से आज पहली बार कहा गया है वो ये है कि ये दंगा है ही नहीं, दंगा करने की साजिश रची गई। समझिए इस बयान को। अगर कोई दंगा करार दे देता है राज्य सरकार की तरफ से तो ये माना जाएगा कि वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दंगे के रूप में उसका नाम आ जाएगा और वो एक तरह से रजिस्टर में नाम हो जाएगा। तो बिहार सरकार ने अब तक दंगा को स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या इस दंगे में अगर कोई साजिश है तो किसने वो साजिश की, और इसकी जांच की जा रही है और सख्ती से की जा रही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से ये हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में सासाराम और बिहार शरीफ आया, इसे क्या रोका जा सकता था? क्या इसमें चूक हुई है? क्या वाकई देर हुई है? और ये अजब इत्तेफाक है कि जिस समय में दंगा हो रहे थे उस समय में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी नवादा में रैली कर रहे थे। जी, तो बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी चूक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। इनसाइड स्टोरी में बात कर लेते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आज मानहानि केस में सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई। सजा पर स्टे को लेकर राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज कोर्ट में राहुल की पेशी के दौरान कांग्रेस ने सूरत में शक्ति प्रदर्शन वाला एक तरीके से पूरा वो दृश्य बना दिया था। 3 सूबों के कांग्रेसी सीएम समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज सूरत पहुंचे। अब इसी बात पर सियासत हो रही है। सूरत के गली कूचे, चौक चौराहे कांग्रेस के रंग में रंगे थे। देश के दूसरे राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता सूरत पहुंचे थे। राहुल गांधी अकेला नहीं है, उसके साथ हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता। ऐसा नजारा था जैसे कांग्रेस की कोई बड़ी बैठक या बड़ी रैली सूरत में होने वाली थी। लेकिन असल में ये तैयारी किसी राजनीतिक आयोजन के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी के स्वागत की थी, शक्ति प्रदर्शन की थी। मोदी सड़ने वाले विवादित कमेंट पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी को सूरत पहुंचना था। ऐलान एक दिन पहले हो चुका था, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी थी। राहुल गांधी मत घबराना, तेरे साथ है पूरा
पूरा जमाना। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हो रही है। सूरत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। वहीं दिल्ली से सुबह के 10 बजे के करीब राहुल गांधी के घर सोनिया गांधी पहुंची। बैठक हुई और करीब 1 घंटे बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ सूरत रवाना हो गए। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। राहुल के सूरत पहुंचने से पहले ही कानूनी मोर्चे पर उनकी टीम तैयारी में जुटी थी। अपील मेमो के साथ 2 एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। एक होगी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब जमानत, रेगुलर जमानत। दूसरा का सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, मतलब जो उसको दोषी ठहराया गया है वो दोष को स्टे करना है। करीब 2:15 बजे राहुल गांधी सूरत पहुंचे और एयरपोर्ट से कांग्रेस नेताओं के साथ कोर्ट के लिए रवाना हुए। राहुल के कोर्ट पहुंचने के बाद सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई गई। कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई। दोष पर रोक लगाने की याचिका पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को। 3 मई को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य अपील के मामले में सुनवाई है। कोर्ट में राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट भी दी गई। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए, उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। लोअर कोर्ट ने जो सजा दी है वो गलत दी है और हमारा जो अपील है हमारा पर राइट है हमारा अपील करने का, इसीलिए लोअर कोर्ट का ऑर्डर था वो स्टे हो गया है। राहुल को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है। जैसे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरी थी, उसी मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश सूरत में भी हुई। आज सूरत कोर्ट के बाहर जो नजारा था उससे साफ था कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को और आगे लेकर जाने वाली है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी थी तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी। इनके अलावा भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सूरत पहुंचे थे। कांग्रेस की तैयारी राहुल की सदस्यता वाले मुद्दे को भावनात्मक टच देकर आम आदमी से कनेक्ट करने की है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस तैयारी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस कोर्ट को डराने की कोशिश कर रही है। जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, एकजुटता दिखाने का मौका था और ये किसी नेता का नहीं, कांग्रेस परिवार का मामला है। राहुल गांधी ने यात्रा में डरो मत, उनको मालूम था कि डरे हुए लोग डरते हैं। ये इनका डर है। ये अगर डरते नहीं तो इनको तकलीफ क्या थी। कानूनी प्रक्रिया है, शो ऑफ स्ट्रेंथ की कोई रैली तो होने नहीं जा रही। परिवार के सदस्य पर जब ऐसी बात आती तो सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर आते हैं। कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल और फिर प्रियंका के ट्वीट ने बता दिया कि कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इसके बहाने राजनीति के अखाड़े में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके कई और अध्याय अभी लिखे जाएंगे। सूरत से जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी हम समझेंगे। हमारे साथ जैनेंद्र, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, सूरत कोर्ट के बाहर जो दृश्य नजर आया, क्या इसके जरिए कुछ खास मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल अखिलेश, मैसेज सूरत से पूरे देश को दिया जा रहा है। राहुल गांधी को जो सजा हुई उसके बाद का जो घटनाक्रम था, आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष की तमाम पार्टियों ने राहुल गांधी के समर्थन में स्टेटमेंट दिया। ममता बनर्जी, केसीआर, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी वो पार्टियां जो कांग्रेस से दूर रहती थी वो भी राहुल गांधी के मुद्दे पर साथ आई। और इसके अलावा टीएमसी और बीआरएस जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, खरगे के घर पर जो मीटिंग हुई वो भी वो पार्टियां भी उस बैठक में शामिल हुई। तो राहुल गांधी को सजा होने के बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो एडवांटेज की स्थिति में है। राहुल गांधी
के सजा के मुद्दे पर वो सिंपैथी हासिल कर सकती है। और ये आरोप जो उसका है कि लोकतंत्र खतरे में है, उसको एक कहीं ना कहीं एक उदाहरण मिल गया है कांग्रेस को, ऐसा लगता है। और इसीलिए कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के मुद्दे पर बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाने देना चाहती। और इसीलिए राहुल जब आज सूरत आए तो उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता आए ये संदेश देने के लिए पार्टी राहुल के साथ खड़ी है और राहुल को निशाना बनाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर, इतिहास से मुगल साफ हो गए। आपको सुनकर अचरज हुआ होगा, लेकिन यह सच है कि इतिहास के सिलेबस में हुए बदलाव के बाद 12वीं की इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर बाहर हो गया। किताब से मुगल चैप्टर के बाहर होने के बाद सियासत का नया चैप्टर ओपन हो गया है। जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जो देश की संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया है, मुगलों ने इस देश को लूटा है। हम लूटने वालों का इतिहास लिखेंगे क्या? ताजमहल मुगलों की निशानी, आगरा का लाल किला मुगल काल का बना, फतेहपुर सीकरी मुगल काली, अकबर का मकबरा मुगलों के दौर का। उत्तर प्रदेश में मुगल काल के ऐसे कई स्मारक हैं जो सैलानियों को आज भी खूब लुभाते हैं। लेकिन इन स्मारकों की मौजूदगी के बीच योगी सरकार ने यूपी में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया है। 12वीं की किताब से मुगल काल वाला चैप्टर हटा दिया गया। 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे पाठ हटाए गए हैं। ये फैसला शिक्षा सत्र 2023-24 से लागू हो गया है, यानी अब इतिहास की किताबें मुगल काल से मुक्त हो गई हैं। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना यह दायित्व तो है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। इतिहास, और वो भी खास तौर पर मुगलों के इतिहास को लेकर योगी आदित्यनाथ का नजरिया बेहद साफ रहा है। योगी और बीजेपी के दूसरे नेता कहते रहे, इतिहास की किताबों को सिर्फ मध्यकाल तक सीमित कर दिया गया। बीजेपी इतिहास की किताबों में प्राचीन भारत से जुड़े तथ्य जोड़ने की मांग करती है। जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, अपने सम्मान को खो देता है, उसे अपने पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है, तो वह इस प्रकार के अंधकार में भटक करके अपने स्वयं के अस्तित्व से जूझता हुआ दिखाई देता है। तो दलील ये कि इतिहास में अतीत का गौरव दिखे, शायद इसीलिए बीजेपी मध्यकाल में महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे नायकों पर फोकस करने की बात भी करती रही है। इसीलिए 3 साल पहले 2020 में योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। सवाल तब भी उठे थे, सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने न तब इन सवालों की फिक्र की थी, न अब फिक्र कर रही है। जिन्होंने इस देश को लूटा है, जो देश की संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया है, और जिन्होंने आके बलात् यहाँ के ऊपर धर्म परिवर्तन कराए हैं, जजिया जैसा कर जिन्होंने लगाया, उनको इस देश में पढ़ाया जाएगा? वो क्या हमारे कभी गुरु हो सकते हैं? भाई, मुगलों ने इस देश को लूटा है। हम लूटने वालों का इतिहास लिखेंगे क्या? और जो राष्ट्र के लिए, जिसने देश के लिए मर मिटने का काम किया है, इतिहास उसकी लिखी जाती है। मुगलों को इतिहास से बेदखल करने के फैसले का बीजेपी बेशक बचाव कर रही है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे। ये तथ्य है, देश के इतिहास का एक हिस्सा मुगलों से जुड़ा है। देश की संस्कृति, खान पान पर मुगलों का असर रहा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही करें तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा, इलाहाबाद का किला, ये तमाम इमारतें मुगल सल्तनत की याद दिलाती हैं। जुबान के तौर पर उर्दू, कव्वाली और गजल जैसी विधाएं मुगलों के वजूद से जुड़ी हैं। इसीलिए सवाल ये कि क्या सिर्फ इतिहास से बाहर कर देने से मुगल खत्म हो जाएंगे? न मालूम कितने ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे मुगल सल्तनत का बादशाह रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गया। दुनिया का आदमी जब हिंदुस्तान आता है, टूरिस्ट, तो वो आके यही तो पूछता है कि कहाँ है ताजमहल, कहाँ है आगरा। वही दुनिया जो है वो इनको समझेगी। तो मुगल अब सिलेबस से निकलकर राजनीति के रण क्षेत्र में आ गए। राजनीति के गणित में एक अलग ही इतिहास गढ़ा जा रहा है। दिलचस्प ये
मुगल काल की ये ऐतिहासिक धरोहरें तो होंगी, लेकिन इन्हें बनवाने वालों का किताबों में नाम लेवा नहीं रहेगा। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। यूपी में कभी कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर राम लहर पर सवार बीजेपी का विजय रथ रोक दिया था। अब कुछ उसी दिशा में अखिलेश यादव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार कांशीराम की बीएसपी उनके साथ नहीं, इसीलिए अखिलेश अब कांशीराम के भरोसे दलितों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम पर हैं। तो नारे का जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नारे से दिया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। न कांशीराम रहे, न मुलायम सिंह यादव रहे, तो नारे का जवाब, लेकिन जो समीकरण मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने यूपी की जमीन पर 90 के दशक में तैयार किया, वो आज भी है। और उसी समीकरण को साधने की ये नई तैयारी है। इसी तैयारी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे और दीन शाह गौरा ब्लॉक के कांशीराम महाविद्यालय में बीएसपी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का आयोजन उन स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था जो कांशीराम की नर्सरी से सियासी पाठ पढ़कर निकले और अब अखिलेश के साथ हैं। कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का रिश्ता कुछ ऐसा ही रहा है। साल 2019 में ये दोनों पार्टियां साथ आईं, अब दोनों की राहें जुदा हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अखिलेश यादव कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने क्यों पहुंचे? इसके पीछे यूपी की सियासत का वोट कनेक्शन है। यूपी में फिलहाल अखिलेश विपक्ष का चेहरा है और अखिलेश को जरूरत दलित वोट की है। यूपी की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 21% है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा की 403 सीटों में से 86 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यूपी की 30 लोकसभा सीटों और 200 विधानसभा सीटों पर दलित वोट असरदार है। अखिलेश यादव की नजर इसी दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि 2012 के चुनाव के बाद यूपी में बीएसपी का ग्राफ घटता रहा। बावजूद इसके बीएसपी के कोर वोटर उसके साथ मजबूती से जुड़े हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41%, समाजवादी पार्टी को 32% और बीएसपी को 13% वोट मिला था। अखिलेश यादव बीएसपी के इसी कोर वोटर को अपने साथ जोड़कर जीत का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम का फार्मूला अपनाया है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के वोट को 40% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कभी कांशीराम के सहयोगी रहे इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, डॉक्टर महेश वर्मा जैसे कई पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। दलित वोट के लिए अखिलेश ने हाल ही में बाबा साहब वाहिनी भी बनाई। अब कांशीराम के सामने नतमस्तक अखिलेश ये दलितों के दिल में अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए जगह बनाना चाहते हैं। ओबीसी और उसमें भी यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर रहे, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अखिलेश के इस वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। 2017 विधानसभा चुनाव में 10% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया। 2022 विधानसभा चुनाव में 12% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया। यानी बीजेपी अखिलेश के किले में सेंध लगाने में कामयाब रही। इसी का नतीजा रहा यादव बेल्ट में कई सीटों पर बीजेपी जीती। इसीलिए अब अपना वोट वाला कुनबा बढ़ाने के लिए अखिलेश कांशीराम की शरण में हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देखिए, ना मुलायम सिंह यादव रहे, ना कांशीराम रहे, ना वो सियासी फिजा है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या कमाल कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। इनसाइड स्टोरी आपको संजय त्रिपाठी बताएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सवाल यही है कि अखिलेश यादव जो ये प्रयोग करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उसको धरातल पर उतार पाएंगे? देखिए, अखिलेश इस
इस घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आपको मायावती के उस बयान पर गौर करना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन मिलकर देश पर राज कर रहा होता। और ये बयान ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर आया है जब अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम बनाया। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जो बयानबाजी है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि साल 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें नरेंद्र मोदी से भाजपा से टक्कर लेने के लिए एक बड़ा गठबंधन प्लान किया जा सकता है, जिसमें ये सारे धुर विरोधी जो दल हैं वो भी एक साथ खड़े हो सकते हैं। और इसका संकेत, इसकी सुगबुगाहट लगातार मिलना शुरू हो गई है। और जैसा कि आज ये जो कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था, ये कहीं ना कहीं उसी कड़ी में एक बड़ा कदम अखिलेश बना सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, शुक्रिया आपका। दो मुख्यमंत्रियों के बीच इस समय जमकर जुबानी वार चल रही है। वो पहले ट्विटर पर चलती थी, अब उसके माध्यम बन गए हैं राजनीतिक मंच। ये दो मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा। दोनों के बीच कैसे सियासी फाइट चल रही है, रिपोर्ट देखिए। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। जो झूठ मूठ बोल के गया कि 12 लाख नौकरी दिया। दिल्ली में पिछले 7-8 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। आसाम का लोगों का बुरा करता है कि आप 7 साल में 12 लाख नौकरी दिया, जबकि आपका दिल्ली गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट ही 1.5 लाख। मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूँ कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइए। हम लोग अतिथि को भगवान समझता हूँ, लेकिन जब औरंगजेब असम में आया, लासित ने उनको अतिथि जैसा ज्ञान नहीं किया। तीखे वार, जोरदार पलटवार, दो मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी तकरार। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। अब तक केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा से ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, लेकिन इस बार वो असम पहुंच गए और वहां के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाएगी, उस राज्य के अंदर गरीबों को शिक्षा नहीं मिल सकती। उस राज्य के अंदर कभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के विस्तार के मकसद से गुवाहाटी पहुंचे केजरीवाल ने सीएम हिमंता पर बेहद तीखे शब्द बाण छोड़े। हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग इस लेवल तक पहुंच गई कि असम के सीएम ने बातों बातों में केजरीवाल की तुलना औरंगजेब से कर दी। असम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आगमन करते हैं। असम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। हम लोग अतिथि को भगवान समझता हूँ, लेकिन जब औरंगजेब असम में आया, लासित ने उनको अतिथि जैसा ज्ञान नहीं किया। तो इसीलिए केजरीवाल जी, जब आप झूठ बोलने यहाँ आया था तो हमें आपको क्यों गेज हिसाब से स्वीकार करना था? फिर भी तो आपको जितना सम्मान है तो मैंने दिया, आपको सिक्योरिटी वगैरह मैंने सब दिया। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, ये औरंगजेब तक बात क्यों पहुंच गई? क्या अंदर खाने से जानकारी मिल रही है? देखिए, इतिहास के पन्नों में औरंगजेब का बड़ा महत्व है। पहला तो दिल्ली की सल्तनत से लेकर 2000 किलोमीटर दूर गुवाहाटी तक इसकी गूंज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको तीखा वार करना बड़ी ही मिठास से आता है। और ये पहला मौका नहीं है। ये बखूबी जानते हैं कि असम में 30% के आसपास आज भी जो वोट बैंक है वो मुसलमानों का है और बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे में लचित बोरगोहाई की एक एग्जाम्पल को देकर, इस उदाहरण को देकर उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि कैसे मुसलमान या फिर इस तरह की सल्तनत को पहले असम में और पूर्वोत्तर भारत में रुकने से रोका गया था और कितनी बड़ी भूमिका इतिहास के पन्नों की है। लेकिन बात यहाँ 200-2000 किलोमीटर की नहीं है, बात यहाँ पर है दिल्ली बनाम असम की और बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की। एक बात तो सच है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार जिस तरह से चुनाव हुए हैं, एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया है जिसमें एंटी बीजेपी की जगह को अभी कांग्रेस या AIUDF फिल कर रही है और अरविंद केजरीवाल के लिए सुनहरा मौका है पूर्वोत्तर भारत में अपनी जगह बनाने का। जी शुक्रिया मनोज्ञा लोईवाल इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।